वीडियो में के अंदर हम फांसीवाद का अर्थ, उत्पत्ति, विकास और महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर साथी चर्चा करेंगे और इन तथ्यों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों को फांसीवाद कहा गया। यह फांसीवादी आंदोलन कहा गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि तानाशाही व्यवस्था को कायम करना। यहाँ तक दो विचारधाराएं अच्छे तरीके से वजूद में आ गई थी, एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी समाजवादी विचारधारा। तो इस परिस्थिति से जो ये फांसीवादी विचार है, तानाशाही है, इस फांसीवादी तानाशाही को पादरियों का और पूंजीपतियों का समर्थन था। अब फांसीवाद का अर्थ क्या है? इसकी जो शुरुआत जो है इटली से हुई थी और इसकी शुरुआत मुसोलिनी ने की थी। इसको अंग्रेजी में फासिज्म कहा गया था। फासिज्म का हिंदी अर्थ है फांसीवाद, इसलिए हम इसको फांसीवाद कहते हैं। ये फासिज्म जो शब्द है, ये इटालियन जो भाषा है उसका एक शब्द है फासिका, उस शब्द से ये फासिज्म लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठा और कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठा एकता का प्रतीक होता है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। पहले ये व्यवहार में आया और उसके बाद से ये सिद्धांत बना इसका हमको ध्यान रखना है। इसके बाद से इसका फायदा मुसोलिनी ने उठाया, एक सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन बुला करके घोषणा कर दी कि मार्क्सवाद और उदारवाद, शांतिवाद और स्वतंत्रता का खुला दुश्मन फांसीवाद है। जो फांसीवाद राजसत्ता की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। और ये जब मुसोलिनी ने घोषणा की तो यही जो देश की जनता हताश निराश थी, जो सैनिक हताश निराश थे, उनके अंदर एक ऊर्जा जागृत हुई। इस समय का फायदा मुसोलिनी ने उठाया और इसने सबसे पहले एक स्वयंसेवी संगठन बनाया। इसको तुरंत ही इसका फायदा मिला और इस परिस्थिति में बड़ी संख्या में लोग इसके स्वयंसेवी संगठन में शामिल हुए और ये काली टी शर्ट पहनते थे, हथियार लेके चलते थे, हथियारों की ट्रेनिंग करते थे और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ से ये जो हर आदमी को युद्ध की ट्रेनिंग देना, उसकी व्यवस्था शुरू हुई, क्योंकि उस समय जो है बहुत ही हताशा निराशा थी इटली के अंदर। तो इस परिस्थिति में इस समय में साथियों फांसीवादी आंदोलन शुरू हुआ। और फांसीवादी आंदोलन किसने शुरू किया? मुसोलिनी ने शुरू किया। तो साथियों एक कड़ी और जुड़ती है जिसको हमने देखना। 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में बीएस मुंजे जो थे, जो सम्मेलन में गए थे हिंदू महासभा की तरफ से, और बीएस मुंजे हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। तो बीएस मुंजे जो 1930 में वहाँ गए थे ब्रिटेन से वापस आए, तो फिर ये इटली गए और इटली में जाने के बाद ये मुसोलिनी से मिलने के बाद से पूरी फांसीवादी जो विचार है, समझ है, उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनके कैंप हैं, उनकी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, उसका डाटा लिया, उसको समझा। ये 1930 की बात है। उसके बाद जब ये मिल के आए तब से फिर व्यवस्था, ट्रेनिंग कैंप, ये सारी चीज़ों को बीएस मुंजे ने यहाँ ला के आरएसएस को दिया। आरएसएस ने फिर उस तरीके से अपने बहुत सारे नियम, बहुत सारे विचार, बहुत सारे काम करने के तरीकों को बदला। तो फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद और प्रबल राष्ट्रवाद पे विश्वास करता है, जिसमें कहता है कि राष्ट्र सर्वोच्च है, राष्ट्र के हित प्रमुख हैं। इसी सोच को, इसी विचार को जो मानता है उसको ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी कहते हैं। इसलिए हमारे देश में जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी की परिभाषा है वो राष्ट्र के लिए नहीं है। हमारी राष्ट्र की एकता समानता की परिभाषा राष्ट्रवाद अलग है और ये जो फांसीवादी विचार का राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवादी है ये अलग है। ये दोनों अलग अलग तथ्य मैं आगे कोशिश करूंगा, कहीं समझाऊंगा आपको। ये राष्ट्रवाद अलग है और हमारे देश का राष्ट्रवाद अलग है। ये जो फांसीवाद है वो सर्वाधिकारवाद, राज्य की संपूर्ण सत्ता पर इनका अधिकार, उस पर विश्वास करता है। विपक्ष, लोकतंत्र, जनवाद, संसदीय प्रणाली और स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ये सारी चीज़ों पर ये विश्वास नहीं करते।
राज सत्ता पे पूरा कब्जा, सारी जो सत्ता है, राज सत्ता है, पूरा पावर एक आदमी के हाथ में होना। तो ये फांसीवादी विचार का ये मुख्य आधार है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी को अधिनायकवाद की थ्योरी कहते हैं। अधिनायकवाद, अधिनायकवाद क्या है कि एक व्यक्ति नायक है, नायक से फिर वो अधिनायक है। एक व्यक्ति सर्वोपरि होता है। फांसीवादी आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी नहीं होती है, सामूहिक फंक्शन की व्यवस्था नहीं होती है। एक आदमी ही प्रमुख होता है और वही आदमी अपने मुंह से सारी चीज़ों का फैसला करता है। यही तानाशाही है। तो सारा जो सामूहिक फंक्शन है उसको नष्ट कर देते हैं। इसको एक आदमी प्रमुख, जैसे हमारे यहाँ जो ऐड हुआ कि नरेंद्र मोदी ही प्रमुख है, बस सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश में चुनाव जीत रहे, पूरे देश में सत्ता चला, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम हट जाए तो बीजेपी कहीं जीतेगी नहीं। तो यही अधिनायकवाद है, एक व्यक्तिवाद, एक व्यक्ति की सत्ता प्रमुख करना, एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ना, एक व्यक्ति के नाम पे पूरे देश को उसके पीछे खड़ा कर देना, इसको अधिनायकवाद कहते हैं। फांसीवाद का जो अगला विचार है साथियों, ये युद्ध की घोषणा करता है। कोई भी विचार शांति से नहीं निपटेगा। अभी आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश में चली है, पहले से अब तक जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, किसी से इनकी बनती नहीं है, सबसे लड़ाई है। पाकिस्तान और चाइना तो एक अलग तरीके से चल रहा है। तो ये युद्ध पे विश्वास करते हैं और हर जगह युद्ध का इस्तेमाल करते हैं, युद्ध करने की घोषणा करते हैं, हर जगह युद्ध करने की घोषणा करते हैं। तो ये फांसीवादी विचार का प्रमुख तथ्य है कि युद्ध की घोषणा करते हैं और एक साम्राज्यवाद स्थापित करने के समर्थक है। तो ये साम्राज्यवादी जो समझ है, सोच है, उसके समर्थक हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी देखो, इसको भी समझना है। आरएसएस एक नक्शा दिखाता है जिसको अखंड भारत कहता है, अखंड भारत की परिकल्पना, जिसमें बहुत सारा हिस्सा दिखाता है। तो ये साम्राज्य, यही समझ है जिसको हमको ध्यान रखना है। ये फांसीवादी विचार का एक अभिन्न आइडियोलॉजी का हिस्सा है। तब कि ऐतिहासिक रूप से पढ़ो आप कि इतना बड़ा भारत जो ये दिखा रहे हैं ये कभी नहीं रहा। अशोक का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, वो भी इतना बड़ा नहीं था। और मौर्य साम्राज्य जो है हिंदू धर्म का नहीं था, बुद्धिस्ट थे, वो हिंदू धर्म के विरोधी थे, बुद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने। और दूसरा जो सबसे बड़ा साम्राज्य हमारे देश में कायम किया था वो औरंगजेब ने किया था। हिंदू शासकों ने इतना बड़ा साम्राज्य कभी कायम नहीं किया, ये सपना जबरन दिखा रहे हैं। तो ये एक सोच है, जिस सोच को ये जनरेट करते हैं और व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके। तो ये वो सोच के उदाहरण है जो मैंने आपको समझा के बताए हैं। अगला, फांसीवाद कभी भी जो कोई वार्ता है वो शांतिवादी तरीके से किसी वार्ता को निपटाने की बात नहीं करता। हमेशा युद्ध की धमकी, हमले, इस पे विश्वास करता है। और ये अगर आप हमारे देश को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमारे देश में युद्ध का, पाकिस्तान से भी युद्ध का माहौल हमेशा चैनलों सहित पूरे जगह जनता में दिमाग में चढ़ा के रखा है। चीन से अभी युद्ध की चल रही है। कभी भी किसी भी जगह में कहीं भी कोई भी वार्ता, यहाँ तक कि नेपाल से हमारी दिक्कतें हो गई, चर्चा करके समाधान निकाले, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये फांसीवादी विचार का अभिन्न हिस्सा है कि फांसीवाद हमेशा कोई भी वार्ता को शांति से नहीं करता, वो हमेशा युद्ध का, हमले का धमकी देता है और उससे दबाव देके समाधान करना चाहता है। ये फांसीवादी विचार का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जो आज हमारा देश झेल रहा है इस बात। मुसोलिनी खुद कहता था कि जिस प्रकार एक स्त्री बच्चों को पैदा करती है तो उसको मातृत्व कहते हैं। मातृत्व किसको कहते हैं? जो स्त्री बच्चे पैदा करती है उसका मातृत्व है वो। उसी प्रकार से पुरुष के लिए युद्ध है और युद्ध करना उसका गुण है। हर व्यक्ति को युद्ध की ट्रेनिंग और युद्ध करना, अशांति पैदा करना, ये फांसीवादी का मुख्य विचार है जिसको हमको ध्यान रखना। उसके आगे वो बोलता था कि साम्राज्यवाद भी आवश्यक है, साम्राज्यवाद कायम करना भी आवश्यक है और साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत तथा अटल नियम है कि साम्राज्यवाद कायम करे। ये सोच है, ये
जिसको हमको समझने की जरूरत है। मुसोलिनी कहता था कि विस्तार, इटली का विस्तार करना हमारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है, या तो अपना करके इसको मरे या फिर नष्ट हो जाए। यही शब्द थे जिसने इस तानाशाही को स्पेस दिया, इस तानाशाही को जगह दिया। अगला साथियों के फांसीवाद तर्क और विवेक पर विश्वास नहीं करता, तार्किक सवाल, तर्क और सत्य पर विश्वास नहीं करता। ये समय और परिस्थितियों पर स्वाभाविक विश्वास करता है, कुछ भी करो जीतने के लिए। इसलिए तर्क और विवेक के जो सवाल हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनको हटाते हैं। इसलिए आरएसएस के जो लोग हैं उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी जितने सारे झूठ बोले, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती झूठ बोलने। तो ये इनका ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके दिमाग में ये चीज़ें डली हुई हैं पहले से। इसलिए उनको तर्क और जो विवेक वाले सवाल उस पर उनको चिढ़ जाते हैं, वो तर्क नहीं करते हैं। आरएसएस की क्लासों में भी जो ज्ञान दिया जाता है उसमें कोई तर्क नहीं कर सकता, वो खाली एक तरफा होता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत। फांसीवाद स्वतंत्रता और उदारवादी का विरोधी है, और फांसीवाद कठोर शासन पर विश्वास करता है। मतलब कुछ भी करना है, शासन को कोई भी फैसला लेना है। जैसे हिटलर ने फैसला ले लिया कि यहूदियों को खत्म करो, तो राष्ट्र के हित के नाम पर वो फैसला लिया गया था, जिसमें करोड़ों लोगों को उसने खत्म कर दिया, हत्या कर दी। तो उसका वो कदम सही था राष्ट्र के हिसाब से। अगला साथी, फांसीवाद कुलीन तंत्र पर विश्वास रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको ध्यान रखना। फांसीवाद जो विचार है वो दक्षिणपंथी विचारधारा यानी पूंजीपतियों के साथ रहता है। इसलिए हम अपने भारत देश में कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये पूंजीपतियों की पार्टी हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। पूंजीपति ही इस फांसीवादी विचार को फंडिंग करते हैं, पूंजीपति ही इस फांसीवादी विचार को पालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए फांसीवादी जो विचार है, फांसीवादी जो तंत्र है, वो कुलीन तंत्र पर विश्वास करता है। इसलिए हमारे यहाँ बीजेपी जो है, आरएसएस है, ये अति दक्षिणपंथी संगठन है। मतलब शुद्ध पूंजीवादी पक्ष के लोग हैं, शुद्ध पूंजीपतियों के लोग हैं। तो ये इनकी एक राजनीतिक समझ है फांसीवादी विचार की, जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है। ये फांसीवाद स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, समता, इन सारी चीजों को नकारता है। मनुष्य के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी नकारता है। इन्होंने जो दिशा बना दी कि ये राष्ट्र के लिए जरूरी है, बस वही सच है। आज की तारीख में बड़ी संख्या में जो जन आंदोलन करने वाले नेता हैं, स्वयंसेवी संगठन है, वो सारे लोगों को जेल में डाला हुआ है। बड़ी संख्या में जो मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और फांसीवादी जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र का उपहास करते हैं, लोकतंत्र को सड़ी गली व्यवस्था कहते हैं, और समाजवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। समाजवादी व्यवस्था को कट्टर दुश्मन कहते हैं, दोनों विचारधाराओं को, और फांसीवादी विचारधारा को सही कहते हैं। ये हमको समझना, इसलिए तीनों विचारधारा मैंने आपको पढ़ाई हैं। फांसीवाद की जो विशेषता है, प्रमुख जो तत्व हैं, उसमें व्यक्ति पूजा, एक व्यक्ति प्रमुख, और इसी एक व्यक्ति को शासन दिया जाता है, शासन का अधिनायक होता है वो, और फिर अपने हिसाब से सारे देश की नीतियों को बदलते हैं। एक तथ्य और समझना साथियों कि ये जो फांसीवादी विचार है, जैसे मैंने बताया, कुलीन तंत्र पर विश्वास करते हैं। कुलीन तंत्र के जो हित हैं वो इनके हित होते हैं, उन हितों को ये प्रमुख मानते हैं। इसलिए जो खासतौर से मजदूर हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, कर्मचारी हैं, उन पर ये दमन करते हैं, उनका अधिकार की कटौती करते हैं, उनके जो जन अधिकार है उनको रोकते हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर अभी इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, 4 संहिताएं बना दी, और उसमें उल्टा कर दिया। पूंजीपतियों को ताकतवर बना दिया, मजदूरों को कमजोर बना दिया, मजदूरों पे जुर्माने लगा दिए, मजदूरों को जेल की सजा लगा दी। मतलब एक तरीके से पुख्ता गुलाम
बनाने की जो व्यवस्था है वो फांसीवादी तंत्र करता है मेहनत बकस वर्ग के लिए। इसलिए हमारे आज के नौजवानों को समझना है, नौजवान जैसे बेरोजगारी के आंकड़े हैं इन्होंने बताने ही बंद कर दिए, क्योंकि वो बेरोजगारी तो पैदा होनी ही है। बेरोजगारी पैदा करेंगे तभी श्रम सस्ता होगा, श्रम सस्ता होगा तभी पूंजीपतियों का मुनाफा ज्यादा बढ़ेगा। ये सारी थ्योरी में आपको मार्क्स की थ्योरी में समझा चुका हूं। तो ये वाला एक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है कि श्रमिकों वाला जो पक्ष है, आम जनता वाला जो पक्ष है, ये पक्ष हमेशा एक तरफा होता है फांसीवादी विचार में। दूसरा साथियों तथ्य है कि कुलीन तंत्र का कब्जा होता है जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं फांसीवादी विचार के समय में। इसलिए हमें देखते हैं हमारे देश में कि जो कुलीन तंत्र है, जो पूंजीपति वर्ग है, आज जो हमारे देश के अंदर हर संस्थानों पे कब्जा कर रहे हैं, हर संस्थानों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। उनके लिए जो भी जरूरी है वो सरकार वैसे कानून बदल रही, वैसे नियम बदल रही। जैसे आज कृषि क्षेत्र पे पूंजीपतियों का कब्जा करवाना, जिसके लिए उन्होंने ये 3 विधेयक लेके आए कृषि के। इसके बाद से उन्होंने खेती को पूंजीपतियों के लिए खोल दिया। अब पूंजीपतियों का कंट्रोल खेती पे आ जाएगा, उससे बेतहाशा मुनाफा कमाएंगे, उनको लूटेंगे किसानों को। इसी प्रकार से इन्होंने 100% एफडीआई ला करके जो व्यापारी फुटकर व्यापार है उसके ऊपर हमला किया, तो देसी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को छूट दी। यहां का फुटकर व्यापार चौपट हो रहा है, तो मगर वो नीति बना दी 100% एफडीआई की। ये कुलीन तंत्र को सहयोग, पूंजीवादी व्यवस्था का जो राज है, पूंजीपतियों का जो राज है, पूंजीपति जो कुलीन होने हैं उसमें कोई खलल ना हो, उसी के लिए श्रम कानून बदले इन्होंने, श्रम कानून खत्म कर दिए। और सरकार ने यहां तक, योगी जो है बीजेपी का, उसने तो यह भी घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में 3 साल तक सब श्रम कानून सस्पेंड कर दिए। मतलब जो भी पूंजीपतियों के लिए जरूरी है वो करेंगे। उसके साथ में आपको एक चीज और थोड़ा सा इसी के साथ जोड़ के बता देता हूं कि जो एनपीए है, पूंजीपतियों को कर्जे दे रहे सरकार का, जनता का पैसा, और वो पैसा उगाना नहीं है। पूंजीपतियों को करोड़ों करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ का जो पैकेज मिला है, ये पैकेज जो है पूंजीपतियों के पास गया। उसके पहले जितना सारा जो 2014 से 2019 के बीच का जो डाटा है उसमें 25 लाख करोड़ रुपया एनपीए हुआ है। और इन पूंजीपतियों के कर्जे खत्म हो जाते हैं, इनको भरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी साम्राज्य को लूटते हैं, देश को लूटते हैं। और बाकी जो सवाल है, ये सारी चीजों को लूटते समय बाकी जो तानाशाही इनकी व्यवस्था है उससे सबको कुचलते हैं, सबको कुचलते हैं, सबको कुचल करके उनके ऊपर जुल्म करते हैं। ये जो है तंत्र पूरी तरीके से फांसीवादी व्यवस्था में विकसित किया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। एक और छोटा सा जोड़े तो न्याय के बारे में। आज जो बच्ची का रात में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाथरस वाले केस में जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया, ये हमको समझना है। ये न्याय व्यवस्था पे भी अपना कब्जा करते हैं। आज की तारीख में बीजेपी की जो आरएसएस की सरकार है, उसके समय में बच्चियों का जो बलात्कार है, हत्याएं हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ी है, बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ी है इनके हिसाब से जो सही है। और आप उसमें देखेंगे कि जो इनके पक्ष के लोग हैं उनका तानाशाही को, उनको खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको संरक्षण प्रशासन देता है, शासन देता है। तो न्याय जो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, उसको भी व्यवस्था को इन्होंने खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। और पूरे देश में ये सारी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो खुले रूप से खत्म कर रहे हैं। बीजेपी का बंदा है या इनकी पार्टी का कार्यकर्ता है तो कुछ भी कर सकता है, सरकार उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाएगी, उसको बचाएगी। इसको नंगे रूप में चल रहा। दिल्ली के दंगे एक तरफा हो गए हैं, दुनिया के लोगों को फंसा रहे हो, जिन्होंने भाषण देके दंगे कराए, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके वीडियो हैं, उनको किसी को, एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। ये नंगे रूप में चल रहा, नंगे रूप में। तो ये फांसीवादी व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसको हमको समझना है साथियों। ये फांसीवादी तंत्र का एक पक्ष है, ये ऐसा ही सोचता है फांसीवाद, ये हमको समझना है।
फांसीवादी व्यवस्था के अंदर ये सब होगा। अभी तो और जुल्म होंगे, जो आवाज उठा रहे लोग उनके ऊपर और जुल्म होंगे। ये सारा साथियों फांसीवादी विचार का ये परिणाम है, नतीजे हैं, जिसको हमको समझना है। मुसलमानों को टारगेट किया है, आगे भी मुसलमानों को टारगेट करेंगे। हिंदू मुसलमान की घृणा पैदा की है, आगे भी घृणा पैदा करेंगे। तो ये सारे तथ्य इनकी राजनीति का हिस्सा है। इसको हमको समझ, इससे देश को बर्बाद कर देते हैं। वो यही बर्बादी मुसोलिनी ने की थी, वो यही बर्बादी हिटलर ने की थी। वो बाद में यही जनता इन तानाशाहों को खत्म करती है। मुसोलिनी की तो बहुत बुरी मौत हुई थी, इसी कारण से हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी, आत्महत्या करी थी। सारे ग्रुप ने आत्महत्या करी उसके। मुसोलिनी को चौराहे पर टांग करके लोगों ने जूते मारे, थूका, पेशाब करी, सब कुछ किया उसके ऊपर। गोली मारी, डंडे मारे, तलवारें मारी, उल्टा लटकाया, सब कुछ किया। तो ये साथियों हमको ध्यान रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और एक तथ्य और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन तानाशाहों को खत्म किया समाजवादी व्यवस्था ने। जितने भी ये तानाशाह थे, हिटलर था, मुसोलिनी था, जितने भी ये तानाशाह थे, सारे तानाशाहों को समाजवादी विचारधारा ने खत्म किया। जो भौतिकवादी दर्शन के लोग थे, इस विचारधारा से जुड़े लोग थे, जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने ही इस तानाशाही व्यवस्था को खत्म किया। हम ये कह सकते हैं कि इस फांसीवाद की तानाशाही व्यवस्था खत्म करने की जो ताकत है वो केवल एक ही तंत्र के पास है, वो है कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था, जो इस तानाशाही व्यवस्था को खत्म करते हैं, वो खत्म कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और हमारी जो प्ले लिस्ट में दर्शन की सीरीज है इसको जरूर सुनें। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे प्ले लिस्ट में वीडियो है, जिनको सुने, और उसके साथ ही साथियों इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। हमने बहुत ही मेहनत से सारे विचारधारात्मक तथ्यों को इकट्ठा करके वीडियो के रूप में कन्वर्ट किया है, मगर हमारे देश को बचाना है तो इसके लिए हम आप सबका सहयोग का जरूरत है। और आप सब लोग इसको शेयर करें ताकि आम जनता इस विचारधारा का जो जहर है उसको समझ सके, और उसको समझ करके अपने आप को इस फांसीवादी विचार से अलग कर सके। तो शेयर करवाने में सहयोग करें, आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।